हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्शन 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले फ़्लो चार्ट पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे। आज हम लोग सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो सेक्शन 18 misrepresentation means and include the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believe it to be true। देखिए सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक पर्सन जो पॉजिटिव असर्शन कर रहा है किसी फैक्ट का, ठीक है, और वो सच नहीं है पर उसको लगता है कि वो सच है, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति कोई बात को बता रहा है कि हाँ ये बात एग्जिस्ट करती है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि जो वो बता रहा है वो सच बता रहा है, लेकिन हकीकत में वो बात सच नहीं है और ये बात उसको भी नहीं पता है। ये आपका मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। तो यहाँ पर इंटेंशन झूठ बताने का नहीं है, यहाँ पर सच ही बताया जा रहा है। सबसेक्शन 1 के अंदर सच बताया जा रहा है। वो गलत है लेकिन उसको लग रहा है कि वो सच बता रहा है, ठीक है, वो बिलीव कर रहा है कि वो सच बता रहा है, बट वो वास्तविकता में वो बात कैसी है, झूठी है। वो आ जाएगा आपका मिसरिप्रेजेंटेशन में। सबसेक्शन 2 कहता है कि any breach of duty which without an intention to deceive gain an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of anyone claiming under him। सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर रहा है, मतलब उसकी कोई ड्यूटी बनती थी पर वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है कि गेन हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन जो उसका इंटेंशन था, जो उसकी मंशा थी, वो डिसीव करने की नहीं थी, मतलब छल करने की मंशा नहीं थी। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई ड्यूटी बनती थी, उसने वो ड्यूटी नहीं करी और उससे उस ड्यूटी ना करने की वजह से उसको फ़ायदा मिला, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन छल करने का नहीं था, तो वो कहाँ पर आएगा, आपका मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो क्या है, प्लेंटिफ है, और एक व्यक्ति है जो है डिफेंडेंट है, ठीक है। प्लेंटिफ ने कोई डॉक्यूमेंट को, डीड को एक साइन कर दिया, ठीक है, प्लेंटिफ ने क्या किया, डीड को साइन कर दिया। डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती थी कि वो प्लेंटिफ को क्या करे, डीड पढ़कर सुनाए, लेकिन प्लेंटिफ ने क्या किया, खुद से पढ़ा नहीं, उसको लगा कि डिफेंडेंट ने बनाई है तो सही बनाई होगी और उसने क्या कर दिया, इसको साइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसे कुछ क्लॉजेस थे जिसमें डी को बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है, तो डी की ड्यूटी थी कि वो पढ़कर सुनाए प्लेंटिफ को, बट उसने अपनी ड्यूटी नहीं करी और इस ड्यूटी के ब्रीच की वजह से उस पर कोई क्या हुआ, बेनिफिट भी आया, लेकिन यहाँ पर डी का जो इंटेंशन था वो बुरा नहीं था, ठीक है, तो डिसीव करने का इंटेंशन उसका नहीं था, तो यहाँ पर क्या किया, डी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक इम्पॉर्टेंट केस है, केस का नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन वर्सेस जॉन फ्लेमिंग। ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन वर्सेस जॉन
फ्लेमिंग, और ये केस है आपका 1879 का। तो आप इसे नोट कर सकते हो। जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया यही इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था। सबसेक्शन 3 कहता है कॉजिंग हाउएवर innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject matter of agreement। तो यहाँ पर जो एक पार्टी है जिससे सहमति ली जा रही है, ठीक है, जो एग्रीमेंट में आ रही है, उससे मिस्टेक करवा दी गई है सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का उसको लेकर क्या कर दी है, उसने मिस्टेक कर दी है। किसकी वजह से कर दी है? दूसरी पार्टी की वजह से कर दी है। एक पार्टी ने मिस्टेक, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक इसने कॉज करी है ना, इसकी वजह से वो इनोसेंटली हुई है। यहाँ पर आप एक बात देखेंगे, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हमने फ्रॉड में देखा था कि वहाँ पर डिसीव करने की इंटेंशन थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंटेंशन है वो डिसीव करने की है ही नहीं। या तो जो मिस्टेक हो रही है दूसरी पार्टी से, दूसरी पार्टी की वजह से वो इनोसेंटली हो रही है, या फिर जो ड्यूटी का ब्रीच हो रहा है, एक पार्टी के द्वारा अपनी ड्यूटी का ब्रीच हो रहा है, वहाँ पर भी इरादा डिसीव करने का नहीं है दूसरी पार्टी को, है ना। और आप सबसेक्शन 1 देखेंगे तो देखेंगे वहाँ जहाँ पर पॉजिटिव असर्शन किया जा रहा है ना किसी फैक्ट का, तो उसको लग रहा है कि वो सच बोल रहा है, उसको ये नहीं लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ आपका फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में, कि फ्रॉड में इंटेंशन था डिसीव करने का, ठीक है, इंटेंट था आपका धोखा देने का फ्रॉड में, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में गलत बात तो बताई जा रही है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में डिसीव करने का इंटेंशन नहीं है। जो पर्सन मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो इनोसेंट है और वो सच समझते हुए कर रहा है, झूठ जानकर नहीं कर रहा है। तो ये आपका डिफरेंस है आपका सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या असेंशियल्स ज़रूरी होते हैं। तो हमें सेक्शन 10 से पता चला था कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और एक्सप्रेसली लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा करार होना चाहिए। अगर ये जब सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो जाएंगे तो आपका एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जिसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, तो हम लोग कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कवर कर चुके हैं। फ्री कंसेंट में हम लोग सेक्शन 18 तक कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग सेक्शन 20 से लेकर 22 तक कवर करेंगे, जो मिस्टेक की बात करता है, और इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के साथ पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट का सेक्शन 23 पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तब जाकर हमारा ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। और जो आपका सेक्शन 24 से 30 तक दिया हुआ है ना, ये पोर्शन आपका डील करता है वॉइड एग्रीमेंट से, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि सेक्शन 10 कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर का एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। तो इसको हम लोग अलग से वॉइड एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो जब हमारा कंसेंट फ्री होगा, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होंगी, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होगा, और एग्रीमेंट ऐसा होगा जो सेक्शन 24 से 30 के बीच में नहीं आता है,
तब जाकर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये असेंशियल्स पूरे करने के बाद यहाँ तक, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम अपना वॉइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो टॉपिक को हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेक्शन वाइज नहीं कंप्लीट करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आई होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।